जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप एक बड़े हॉल में खड़े हैं, सामने सैकड़ों हजारों लोग बैठे हैं, हर एक नजर आप पर टिकी हुई है, आपके हाथ में माइक है और सबको इंतजार है कि अब आप बोलना शुरू करेंगे। दिल इतनी तेज धड़क रहा है कि आपको अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई देने लगती है। हथेलियां पसीने से भीग चुकी हैं, होंठ सूख गए हैं और दिमाग बिल्कुल खाली। हजारों ख्याल अभी कुछ सेकंड पहले तक आपके मन में घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही बोलने की बारी आई, सब गायब। आप बोलना चाहते हैं लेकिन जुबान साथ नहीं देती। आप सोचते हैं कि काश कोई और यह जिम्मेदारी ले लेता, काश थोड़ा और वक्त मिल जाता, काश यह स्थिति टल जाती। और ये काश, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। दोस्तों, यह अनुभव सिर्फ आपका नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। चाहे वह कॉलेज का विवाह एग्जाम हो, ऑफिस की मीटिंग हो, कोई प्रेजेंटेशन हो या फिर शादी ब्याह के मंच पर अचानक बोलने की बारी आ जाए। हर बार जब हमें बिना तैयारी के बोलना पड़ता है तो हमारी घबराहट हम पर हावी हो जाती है। उस घबराहट की वजह से हम अपने अंदर के ज्ञान, अनुभव और आत्मविश्वास को सामने नहीं ला पाते। और यही वजह है कि अक्सर हमें हार का सामना करना पड़ता है या फिर हम औसत साबित होते हैं। अब सोचिए, अगर यही डर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता छीन ले तो कैसा लगेगा। एक लड़का जॉब इंटरव्यू देने गया था। उसने महीनों तैयारी की थी, सवाल जवाब याद किए थे, नोट्स बनाए थे, लेकिन जैसे ही इंटरव्यूअर ने मुस्कुराते हुए पूछा, अपने बारे में बताइए, वह लड़का एकदम ब्लैंक हो गया। आवाज कांपने लगी, शब्द बिखर गए और कुछ ही सेकंड में यह साफ हो गया कि उसे जवाब आता है लेकिन आत्मविश्वास नहीं है। नतीजा, नौकरी उसके हाथ से निकल गई। और सोचिए, अगर उसी पल उसने थोड़ा संभल कर सही शब्दों में अपनी बात रखी होती तो शायद उसकी जिंदगी का रास्ता बदल जाता। दोस्तों, ये डर और यह हिचक केवल उस लड़के की नहीं, यह हमारी भी हकीकत है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बिना तैयारी के भी आप आत्मविश्वास के साथ बोल सकते हैं, अगर मैं कहूं कि आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, आपके पास कुछ सेकंड का समय हो, तब भी आप अपनी बात प्रभावशाली तरीके से रख सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद अभी नहीं, लेकिन आज की इस किताब की समरी सुनने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा। आपका स्वागत है इंस्पायर्ड बुक चैनल पर। यह वह जगह है जहां हम आपको दुनिया की बेहतरीन किताबों की ऑडियो बुक समरी सुनाते हैं, सरल भाषा में और कहानियों के अंदाज में, ताकि ज्ञान आपके दिल और दिमाग दोनों में उतर जाए। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट और इसके लेखक हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मशहूर कम्युनिकेशन एक्सपर्ट मैट अब्राहम्स। यह किताब हमें बताती है कि अचानक बोलना कोई जादू नहीं है, कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। यह एक स्किल है, एक कला है जिसे सीखा जा सकता है, निखारा जा सकता है और अभ्यास से उसमें महारत हासिल की जा सकती है। और जब आप इस कला को सीख जाते हैं तो आपका डर, आपकी घबराहट, आपकी हिचक सब पीछे छूट जाती है और आप हर स्थिति में न सिर्फ बोल पाते हैं बल्कि लोगों के दिलों और दिमाग पर अपनी छाप भी छोड़ते हैं। दोस्तों, इस समरी में मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि आपको ऐसी कहानियों, उदाहरणों और अनुभवों के जरिए ले चलूंगा कि आपको लगेगा जैसे यह आपकी ही कहानी है। आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर भी वह ताकत है जिससे आप हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से बोल सकते हैं। और धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि कैसे हम भी थिंक फास्ट कर सकते हैं और टॉक स्मार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस सफर की और जानते हैं कि जब हमारे पास तैयारी का समय नहीं हो, जब हमें अचानक ही बोलना पड़े, तो हम कैसे डर को पीछे छोड़कर आत्मविश्वास को आगे ला सकते हैं। अब जरा बात करते हैं इस किताब के लेखक मैट अब्राहम्स की। मैट कोई साधारण शिक्षक नहीं है। वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन और लीडरशिप पढ़ाते हैं और उनका पूरा करियर इस एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। लोगों के पास ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो वे क्यों अटक जाते हैं। मैट ने अपने जीवन में हजारों छात्रों, प्रोफेशनल्स और लीडर्स को देखा है। उनके पास डिग्रियां थीं, उनके पास अनुभव था, लेकिन बोलने की कला की कमी ने उन्हें पीछे खींच लिया। मैट बताते हैं कि यह समस्या सिर्फ मंच पर खड़े होने वालों की नहीं है, यह समस्या हर इंसान की है। चाहे वह इंटरव्यू में बैठा एक छात्र हो, ऑफिस की मीटिंग में भाग ले रहा कोई मैनेजर हो या फिर परिवार के बीच में अचानक से बोलने के लिए खड़ा किया गया कोई साधारण व्यक्ति। जब भी परिस्थिति अप्रत्याशित हो और बोलने का वक्त अचानक आ जाए तो हमारा मन और शरीर दोनों ही हमें धोखा देने लगते हैं। उन्होंने देखा कि कुछ लोग बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन जैसे ही कोई सवाल अचानक पूछा जाता है वे हकलाने लगते हैं, उनके शब्द बिखर जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग होते हैं जिनके पास ज्यादा ज्ञान नहीं होता, लेकिन वे आत्मविश्वास से बोलते हैं और लोग उनकी बात सुनते भी हैं और मानते भी हैं। यही अंतर है सोचने और बोलने की कला का। मैट अब्राहम्स के जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस रहस्य को सुलझाने में बीता कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हम अपने विचारों को समय पर शब्दों में ढाल नहीं पाते, क्यों हमारा डर और हमारी झिझक हमारे भीतर की असली ताकत को दबा देती है। और सबसे बड़ी बात, क्या इस समस्या का कोई हल है? किताब थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट लिखने का उद्देश्य भी यही था। मैट ने देखा कि उनके छात्र चाहे कितनी भी मेहनत करें, लेकिन जब तक वे आत्मविश्वास से बोलना नहीं सीखते तब तक उनकी असली क्षमता बाहर नहीं आती। उन्होंने नोटिस किया कि कम्युनिकेशन कोई टैलेंट नहीं है जो सिर्फ कुछ लोगों को ईश्वर से मिला हो। यह एक कला है जिसे अभ्यास से
से सीखा जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखता है या कोई भाषा सीखता है। वे कहते हैं कि जब आप बिना तैयारी के भी आत्मविश्वास से बोलना सीख जाते हैं तो आपके जीवन की दिशा बदल जाती है। आप न सिर्फ अपनी बात स्पष्ट रूप से रख पाते हैं, बल्कि लोग आपको गंभीरता से भी सुनते हैं, चाहे आप नेता हों, शिक्षक हों, छात्र हों या फिर साधारण कामगार। अगर आपके पास बोलने की ताकत है तो आपके पास बदलने की ताकत है। किताब का असली मकसद है लोगों को यह सिखाना कि जब अचानक कोई स्थिति आए, जब आपके पास सोचने का समय न हो, तब भी आप अपनी सोच को ढांचे में बांधकर प्रभावशाली ढंग से सामने रख सकें। यह किताब डर को दुश्मन मानकर भागने की नहीं, बल्कि उस डर को ऊर्जा में बदलकर इस्तेमाल करने की राह दिखाती है। मैट खुद स्वीकार करते हैं कि वे भी अपनी पढ़ाई के दिनों में घबराहट से गुजरे हैं। वे भी मंच पर जाते समय कांपते थे, उनकी जुबान सूख जाती थी, लेकिन जब उन्होंने खुद पर प्रयोग करना शुरू किया, छोटे छोटे तरीके अपनाए, तब उन्हें एहसास हुआ कि यह समस्या हल की जा सकती है। और जब यह उनकी जिंदगी में बदलाव लाया तो उन्होंने तय किया कि इसे दुनिया तक पहुंचाना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह किताब सिर्फ सिद्धांतों का ढेर नहीं है, यह उस इंसान का अनुभव है जिसने खुद डर को झेला है, उसे हराया है और अब वह हमें सिखा रहा है कि हम भी कैसे जीत सकते हैं। और यही वजह है कि थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट आज सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए जीवन बदलने वाली गाइड बन चुकी है। अब चलिए समझते हैं कि जब भी हमें अचानक बोलना पड़ता है तो हमारा दिमाग और शरीर क्यों साथ नहीं देते। क्या आपने कभी नोट किया है कि जैसे ही कोई कठिन सवाल पूछ लिया जाए या अचानक मंच पर खड़ा कर दिया जाए तो दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें छोटी छोटी हो जाती हैं और शरीर पसीने से भर जाता है। यह सब सिर्फ आपके साथ नहीं होता, यह हमारे शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। इसे अंग्रेजी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। यानी जब भी हमारा मस्तिष्क किसी स्थिति को खतरा समझता है तो वह हमें या तो भागने के लिए तैयार करता है या फिर उससे लड़ने के लिए। जब आप मंच पर खड़े होते हैं या किसी इंटरव्यू में बैठते हैं तो आपके दिमाग का एक हिस्सा इस स्थिति को ऐसे देखता है जैसे कोई खतरा सामने हो। उसी क्षण आपके शरीर में एड्रेनालिन नाम का हार्मोन तेजी से बढ़ जाता है। यह हार्मोन आपके दिल को तेज धड़काता है, आपकी मांसपेशियों को कस देता है और आपका ध्यान पूरी तरह सिर्फ खतरे पर केंद्रित कर देता है। यही वजह है कि आपका दिमाग ब्लैंक लगने लगता है, क्योंकि शरीर आपको सोचने नहीं बल्कि भागने या तुरंत बचाव करने के लिए तैयार कर रहा होता है। मैट अब्राहम्स कहते हैं कि इस प्रक्रिया को समझना ही पहला कदम है। जब आप जान लेते हैं कि घबराहट कोई कमजोरी नहीं बल्कि शरीर का एक स्वाभाविक अलार्म सिस्टम है, तब आप उससे डरना छोड़ देते हैं। यह डर आपको रोकने के लिए नहीं आया है, यह डर तो आपकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आया है। अब सवाल यह है कि इस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करें। ये समझाने के लिए मैट अपनी क्लास का एक किस्सा सुनाते हैं। एक बार उनकी क्लास में एक छात्र आया, बेहद होशियार, मेहनती और पढ़ाकू, लेकिन जैसे ही उसे सामने खड़ा कर बोलने के लिए कहा गया, वह बिल्कुल जम गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसके होंठ सूख गए और उसने आधे अधूरे वाक्य बोलकर अपनी बात खत्म कर दी। क्लास के बाकी छात्र हैरान थे, क्योंकि वे सब जानते थे कि इस लड़के के पास ज्ञान सबसे ज्यादा था, लेकिन जब बोलने का वक्त आया तो वह अपना ज्ञान दिखा ही नहीं पाया। क्लास के बाद मैट ने उससे बात की। लड़के ने कहा, सर मुझे सब आता है, लेकिन बोलने के लिए जैसे ही खड़ा होता हूँ तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं, दिमाग बंद हो जाता है और मैं खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता हूँ। मैट मुस्कुराए और बोले, तुम अकेले नहीं हो, यह हर किसी के साथ होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इस डर को पहचान कर उसे ताकत बना लेते हैं और कुछ लोग उससे हार मान लेते हैं। यह कहानी सिर्फ उस छात्र की नहीं है, यह हमारी कहानी है। हम सबके अंदर वह डर है, लेकिन यही डर अगर सही दिशा में मोड़ा जाए तो वही हमें ताकत भी दे सकता है। सोचिए, अगर आप मंच पर जाते समय यह सोचें कि आपकी धड़कन तेज है क्योंकि आपका शरीर आपको तैयार कर रहा है, अगर आप यह मान लें कि पसीना इसलिए आ रहा है ताकि आपका शरीर ठंडा रह सके, अगर आप यह समझ लें कि दिमाग खाली इसलिए हो रहा है ताकि आप सिर्फ सबसे जरूरी बात पर फोकस कर सकें, तो क्या होगा? अचानक वही डर आपके लिए एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाएगा। मैट अब्राहम्स यही सिखाते हैं। वे कहते हैं कि घबराहट को दुश्मन मानना बंद कीजिए, उसे साथी समझिए। जब आप यह दृष्टिकोण बदल लेंगे तो घबराहट आपको रोकने के बजाय आगे बढ़ाएगी। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आप किसी क्रिकेटर को खेलते देख रहे हैं। बल्लेबाज बैटिंग के लिए आता है, सामने तेज गेंदबाज है और पूरा स्टेडियम शोर कर रहा है। उस वक्त बल्लेबाज का दिल भी तेजी से धड़कता है, उसे भी घबराहट होती है। लेकिन अगर वह उस घबराहट को डर समझकर बैटिंग करने से हिचकिचाएगा तो वह कभी रन नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर वही घबराहट उसे और चौकन्ना कर दे, उसकी इंद्रियों को और तेज कर दे, तो वह उसी घबराहट से ताकत लेकर शॉट लगाएगा। यही फर्क है डर को दुश्मन मानने और उसे साथी बनाने का। तो दोस्तों, ये समझना बेहद जरूरी है कि घबराहट से भागना नहीं है, घबराहट को समझना है, उसे स्वीकार करना है और उसे अपने हक में इस्तेमाल करना है। यही वह पहला सबक है जिसे सीखकर आप सहज बोलने की राह पर चल पड़ते हैं। यही वह चाबी है जिससे आप उस दीवार को तोड़ सकते हैं जो आपके और आपके शब्दों के बीच खड़ी है। दोस्तों, जब
जब भी हमें अचानक बोलना पड़ता है तो हमारी सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हमारे विचार तो बहुत सारे होते हैं लेकिन वे बिखरे हुए होते हैं। जैसे किसी ने आपके सामने रंग बिरंगे कंचों की पूरी थैली उलट दी हो और आपसे कहा हो कि इन्हें एक लाइन में सजा कर दिखाओ। आप कोशिश करते हैं लेकिन कंचे इधर उधर लुढ़क जाते हैं। ठीक वैसे ही जब हमें किसी सवाल का जवाब देना होता है तो दिमाग में विचार चारों ओर दौड़ते हैं लेकिन जुबान तक पहुंचते ही उलझ जाते हैं। यही वजह है कि हम हकलाने लगते हैं या फिर बहुत लंबा चौड़ा और उलझा हुआ जवाब दे देते हैं। मैट अब्राहम्स कहते हैं कि इस समस्या का हल है सोच को ढांचे में बांधना। ढांचा यानी एक फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क आपके विचारों को एक लाइन में खड़ा कर देता है, उन्हें क्रम देता है। इससे होता यह है कि आपको सोचने में कम मेहनत लगती है और बोलने में आसानी। अब सवाल यह है कि यह फ्रेमवर्क क्या है। मान लीजिए आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है। सामान्य स्थिति में आप सोचेंगे कि मुझे कौन सा शब्द बोलना चाहिए, मेहनती, ईमानदार, टीम वर्क, कमिटेड वगैरह। लेकिन ये सब शब्द अकेलेपन में असरदार नहीं लगते। अगर आप इन्हें एक ढांचे में डाल दें तो वही शब्द कहानी बन जाएंगे और आपके जवाब का असर कई गुना बढ़ जाएगा। एक बहुत आसान ढांचा है अतीत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आप अपनी ताकत को इस क्रम में रखिए। जैसे पहले मुझे टीम वर्क में कठिनाई होती थी लेकिन धीरे धीरे मैंने टीम के साथ काम करना सीखा। आज मैं किसी भी टीम में आसानी से घुल मिल जाता हूँ और साथियों को सहयोग करता हूँ। और भविष्य में मैं चाहता हूँ कि यह गुण मुझे एक बेहतरीन लीडर बनने में मदद करे। देखिए, वही ताकत अब कहानी बन गई। अब यह सुनने वाले को याद भी रहेगा और वह आप पर भरोसा भी करेगा। इसी तरह का एक और ढांचा है समस्या, समाधान और लाभ, प्रॉब्लम सॉल्यूशन बेनिफिट। अगर आपको किसी मीटिंग में अचानक खड़ा कर दिया जाए और पूछा जाए कि यह प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है तो आप सीधे न कहें कि यह प्रोजेक्ट अच्छा है। इसकी बजाय पहले समस्या बताइए, फिर उसका समाधान और अंत में उसका लाभ। जैसे हमारी टीम को समय पर डेटा नहीं मिल पाता था इसलिए काम में देरी हो रही थी। इस प्रोजेक्ट के जरिए हम डेटा तुरंत शेयर कर पाएंगे और नतीजा ये होगा कि हमारा आउटपुट तेज और बेहतर होगा। देखिए, 3 छोटे छोटे वाक्य और आपकी बात एकदम स्पष्ट हो गई। मैट कहते हैं कि इन ढांचों की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये आपके दिमाग को रास्ता दिखाते हैं। आप खोते नहीं हैं और सामने वाला भी आपकी बात को आसानी से समझ पाता है क्योंकि इंसान का दिमाग कहानी की तरह चीजों को याद रखता है, बिखरी हुई बातों को नहीं। इस बात को और गहराई से समझने के लिए एक दृश्य सोचिए। आप गांव के एक मेले में गए हैं। वहां एक जादूगर बच्चों को खेल दिखा रहा है। उसके पास ढेर सारे कार्ड हैं। अगर वह उन कार्ड्स को इधर उधर फेंक दे तो कोई कुछ नहीं समझेगा लेकिन जैसे ही वह उन्हें एक एक करके लाइन में सजाता है अचानक पूरा खेल समझ में आने लगता है। यही होता है विचारों के साथ। बिना ढांचे के वे बस इधर उधर बिखरे रहते हैं। ढांचे में डालते ही वे जादू की तरह असर करने लगते हैं। मैट ने अपनी क्लास में एक बार प्रयोग किया। उन्होंने छात्रों को कहा कि पानी क्यों जरूरी है, इस पर बिना सोचे तुरंत बोलो। ज्यादातर छात्र अटक गए, कुछ ने 1-2 लाइन बोली और रुक गए। फिर मैट ने कहा अब उसी विषय पर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के ढांचे का इस्तेमाल करो और अचानक वही छात्र आसानी से बोलने लगे। एक ने कहा पहले मैं पानी को सामान्य चीज मानता था, आज मुझे पता है कि यह स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है और भविष्य में हमें इसे बचाने की जरूरत है। बस यही जादू है ढांचे का। तो दोस्तों, अगर आपको कभी अचानक कुछ बोलना पड़े तो घबराइए मत। दिमाग को ढांचे का सहारा दीजिए, चाहे वह अतीत, वर्तमान, भविष्य हो, चाहे समस्या, समाधान, लाभ हो या फिर क्या हुआ क्यों हुआ, अब आगे क्या करना है वाला ढांचा। ये छोटे छोटे रास्ते आपको न सिर्फ बोलने में मदद करेंगे बल्कि आपकी बात को कहानी में बदल देंगे और कहानी हमेशा याद रहती है। दोस्तों, जब हम बोलने की तैयारी करते हैं या अचानक खड़े होकर कुछ कहते हैं तो अक्सर हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम पूरी तरह अपने ऊपर फोकस करते हैं। हम सोचते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरी आवाज कांप तो नहीं रही, लोग मुझे जज तो नहीं कर रहे, मेरी बात सही निकलेगी या गलत। यानी पूरा ध्यान खुद पर होता है और यही सबसे बड़ी रुकावट है। मैट अब्राहम्स कहते हैं कि अगर आप सच में प्रभावशाली बोलना चाहते हैं तो आपको खुद को नहीं बल्कि अपने श्रोता को केंद्र में रखना होगा, क्योंकि बोलना एक तरफा क्रिया नहीं है। बोलना संवाद है, बातचीत है, रिश्ता है। अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो आप कभी उस रिश्ते को नहीं बना पाएंगे। एक छोटी सी कहानी समझिए। मैट एक बार एक बड़ी कंपनी के सेमिनार में गए। वहाँ एक सीईओ को भाषण देना था। सीईओ बेहद नर्वस थे। उन्होंने मंच पर आते ही पेपर खोल लिया और लिखी हुई लाइनों को पढ़ना शुरू कर दिया। उनकी आवाज धीमी थी, नजरें नीचे थीं और वे बार बार कागज में झांक रहे थे। श्रोता कुछ देर तक सुनते रहे लेकिन धीरे धीरे सब ऊब गए। कुछ लोग मोबाइल निकालकर स्क्रॉल करने लगे, कुछ ने आपस में बातें शुरू कर दी। उस पूरे हॉल में जोश गायब था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अचानक कागज हटा दिया और सीधे लोगों की आंखों में देखकर बोले, दोस्तों, मैं आपसे एक राज साझा करना चाहता हूँ। जब मैंने इस कंपनी में काम शुरू किया था तो मैं बिल्कुल असफल था। अचानक पूरा हॉल चुप हो गया। लोग उनकी ओर झुककर सुनने लगे। क्यों? क्योंकि उस पल से वे खुद को नहीं बल्कि श्रोता को केंद्र में रख रहे थे। वे लोगों से जुड़ रहे थे, उन्हें अपनी कहानी का हिस्सा बना रहे थे। यही फर्क है आत्म केंद्रित और
और श्रोता केंद्रित बोलने में। जब आप खुद पर ध्यान देते हैं तो आपकी घबराहट बढ़ती है, आपकी आवाज दब जाती है और आपके शब्दों में जान नहीं रहती। लेकिन जैसे ही आप श्रोता पर ध्यान देने लगते हैं, आपकी ऊर्जा बदल जाती है। अब आपका उद्देश्य साफ होता है, मुझे कुछ साझा करना है जो इन लोगों की मदद करेगा। और जैसे ही यह सोच आती है, घबराहट कम हो जाती है। मैट अब्राहम्स अपने छात्रों को एक अभ्यास कराते हैं। वे कहते हैं, कभी भी जब आप बोलने जा रहे हो तो खुद से यह सवाल पूछो कि मेरी इस बात से श्रोता को क्या फायदा होगा। बस यही सवाल आपकी पूरी मानसिकता बदल देता है, क्योंकि अब आप यह सोचने लगते हैं कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है, उसे किस चीज की जरूरत है और आपकी बात से उसका जीवन कैसे आसान हो सकता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप बाजार में एक दुकान पर जाते हैं। दुकान वाला आपसे कहे, भाई साहब ये जूते मेरे लिए बहुत खास हैं, इन्हें बनाने में मुझे 6 महीने लगे, अगर आप ये खरीद लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप शायद मुस्कुरा देंगे लेकिन जूते नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उसने सिर्फ खुद की बात की। अब अगर वही दुकानदार कहे, भाई साहब ये जूते हल्के हैं, आपके पैरों को आराम देंगे और लंबे चलेंगे, आपकी चलने की थकान आधी हो जाएगी, अब आप तुरंत सोचेंगे, अरे ये तो मेरे लिए फायदे की चीज है। देखिए फर्क कहाँ आया, पहले वह अपने बारे में बोल रहा था, अब वह आपके बारे में बोल रहा है। यही नियम संवाद में भी है। जब आप श्रोता को यह महसूस कराते हैं कि आपकी बात उनके लिए है तो वे तुरंत जुड़ जाते हैं, वे आपको ध्यान से सुनते हैं और आपको याद रखते हैं। मैट कहते हैं कि श्रोता को केंद्र में रखने का सबसे अच्छा तरीका है उनसे जुड़ना, उनसे सवाल पूछना, उनकी भावनाओं को पहचानना और उन्हें यह एहसास दिलाना कि आप उनकी ही भाषा बोल रहे हैं। अगर आप किसी गांव में जाकर अंग्रेजी में लंबा भाषण देंगे तो लोग ऊब जाएंगे, लेकिन अगर आप वहीं की स्थानीय भाषा में उनके अनुभवों से जुड़ी बातें कहेंगे तो वही लोग आपको ताली बजाकर सम्मान देंगे। एक बार एक छात्र ने मैट से पूछा, सर अगर मैं घबराकर सब भूल जाऊं तो क्या करूं? मैट ने कहा, उस वक्त बस सामने वाले की आंखों में देखो और खुद से पूछो कि इस व्यक्ति को अभी क्या सुनना चाहिए। उसी पल तुम्हें सही शब्द मिल जाएंगे, क्योंकि जब आपका ध्यान खुद से हटकर श्रोता पर चला जाता है तो आपके शब्दों में स्वाभाविकता आ जाती है। तो दोस्तों याद रखिए, प्रभावशाली बोलना सिर्फ आपके ज्ञान पर नहीं, आपके आत्मविश्वास पर भी नहीं टिका है। ये सबसे ज्यादा इस पर टिका है कि आप अपने श्रोता को कितना महत्व देते हैं। अगर आपकी नीयत साफ है कि मैं सामने वाले को कुछ मूल्य देने आया हूँ, तो आपके शब्द अपने आप असरदार हो जाएंगे और यही वह जादू है जो एक सामान्य वक्ता को महान वक्ता बना देता है। दोस्तों जब हम बोलने की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि असरदार बनने के लिए हमें लगातार बोलते रहना चाहिए, मानो अगर जरा सा भी रुक गए तो हमारी कमजोरी सामने आ जाएगी। लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। असली ताकत लगातार बोलने में नहीं बल्कि सही समय पर रुकने में है। ठहराव यानी पॉज ही वह कला है जो आपके शब्दों को गहराई देती है। जरा सोचिए, अगर कोई वक्ता बिना रुके, बिना सांस लिए लगातार बोलता जाए तो क्या होगा? श्रोता कुछ देर तक तो सुनेंगे, फिर थक जाएंगे, उनके कान बंद होने लगेंगे, दिमाग बोझिल हो जाएगा और आपकी बातें एक शोर की तरह लगने लगेंगी। लेकिन जैसे ही वक्ता बीच बीच में ठहरता है, अपनी आवाज को शांत करता है और अगले शब्दों से पहले एक पल का विराम देता है, तो श्रोता चौकन्ना हो जाता है। उसे लगता है कि अब कुछ खास आने वाला है। यही ठहराव आपके शब्दों को यादगार बना देता है। इस बात को इतिहास के महान नेताओं ने बखूबी समझा और अपनाया। महात्मा गांधी जब भाषण देते थे तो उनकी आवाज बहुत ऊंची नहीं होती थी। वे चिल्लाकर भीड़ को प्रभावित नहीं करते थे, बल्कि वे धीरे धीरे ठहर ठहर कर बोलते थे। हर वाक्य के बाद रुकते, लोगों की आंखों में देखते और फिर आगे कहते। यही ठहराव उनके साधारण शब्दों को असाधारण बना देता था। अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना होगा। अमेरिका के इतिहास का वह नेता जिसकी गेटिसबर्ग स्पीच आज भी याद की जाती है। वह भाषण बहुत लंबा नहीं था, लेकिन लिंकन ने हर शब्द को रुक रुक कर बोला। उनके वाक्य छोटे थे, लेकिन ठहराव ने उनमें ऐसी ताकत भर दी कि आज 150 साल बाद भी लोग उसे उद्धृत करते हैं। मैट अब्राहम्स कहते हैं कि ठहराव का असली मतलब चुप्पी नहीं है। चुप्पी तो खालीपन है, लेकिन ठहराव एक संदेश है। यह वह जगह है जहाँ श्रोता आपके शब्दों को पचाता है, जहाँ उसे सोचने का समय मिलता है, जहाँ उसका दिमाग आपके कहे को दोहराकर समझता है। अगर आप बिना रुके बोलेंगे तो श्रोता को सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। वह बस सुनेगा लेकिन समझ नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप बीच बीच में रुकते हैं तो आप उसे मौका देते हैं कि वह आपके शब्दों को अपने भीतर उतार ले। इसका असर आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी देख सकते हैं। कभी घर में माँ को ध्यान से देखिए। जब वे बच्चे को डांटती हैं तो वे लगातार नहीं बोलती। वे एक वाक्य कहती हैं, फिर चुप हो जाती हैं और बच्चे की आंखों में देखती हैं। उस चुप्पी में बच्चे को अपनी गलती समझ आने लगती है। वही ठहराव शिक्षा बन जाता है। एक और दिलचस्प उदाहरण है सिनेमा। फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल आपने देखा होगा। जब हीरो कोई भावनात्मक डायलॉग बोलता है तो अचानक संगीत धीमा हो जाता है या बिल्कुल रुक जाता है। उस पल का ठहराव आपके दिल को छू जाता है और जब अगले ही पल संगीत तेज होता है तो आपका दिल जोर से धड़कने लगता है। यानी ठहराव ही भावनाओं का पुल बनाता है। मैट अपने छात्रों से कहते हैं कि अगर आप घबराते हैं और सोचते हैं कि क्या बोलूं, तो उस वक्त चुप हो जाइए, ठहर जाइए, क्योंकि
आपकी चुप्पी से डरने की जरूरत नहीं। श्रोता यह नहीं सोचते कि आप भूल गए हैं, उल्टा वे यह मानते हैं कि आप सोच समझकर बोल रहे हैं। यही ठहराव आपके आत्मविश्वास को दिखाता है। एक बार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैट की क्लास में एक छात्रा थी, बेहद तेज तर्रार, बातें करने में निपुण, लेकिन उसकी समस्या थी कि वह बहुत तेज बोलती थी। जैसे ही उसे मौका मिलता वह बिना रुके अपने सारे विचार उगल देती। लोग सुनते तो थे लेकिन जल्दी ही थक जाते। मैट ने उससे कहा, तुम्हारे पास ज्ञान है, ऊर्जा है, लेकिन अगर तुम बीच बीच में रुकोगी नहीं तो तुम्हारी ऊर्जा शोर बन जाएगी। ठहराव ही है जो तुम्हें असरदार बनाएगा। उस छात्रा ने अभ्यास शुरू किया। उसने सीखा कि हर वाक्य के बाद एक सांस लेना है, हर विचार के बाद 2 सेकंड रुकना है, और नतीजा ये हुआ कि वही छात्रा जिसे पहले लोग अधीर मानते थे, अब सब उसे गंभीर और गहन वक्ता मानने लगे। ठहराव का एक और अद्भुत असर यह है कि यह आपके शब्दों को वजन देता है। जैसे कोई गहना अगर कांच पर रख दिया जाए तो वह साधारण लगता है, लेकिन वही गहना अगर मखमली कपड़े पर रखा जाए तो चमक उठता है। आपके शब्द गहने हैं और ठहराव वह मखमल है जिस पर वे चमकते हैं। अब सोचिए, जब आप किसी मीटिंग में बोलते हैं और बीच बीच में ठहर कर अपने साथियों की आंखों में देखते हैं तो क्या होता है? अचानक आपकी बातों का महत्व बढ़ जाता है। लोग मानते हैं कि आप विचारशील हैं। वे आपके हर शब्द को गंभीरता से लेने लगते हैं। मैट कहते हैं कि ठहराव सिर्फ श्रोता के लिए नहीं, आपके लिए भी एक वरदान है। जब आप रुकते हैं तो आपको खुद को संभालने का मौका मिलता है। आपकी सांस सामान्य हो जाती है, आपका दिमाग दोबारा केंद्रित हो जाता है और आप अगला वाक्य और बेहतर ढंग से बोल पाते हैं। यानी ठहराव आपके आत्मविश्वास को भी दोगुना कर देता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी के सामने बोलें तो ठहराव से मत डरिए, ठहराव को अपनाइए, इसे अपनी शैली का हिस्सा बनाइए, क्योंकि ठहराव ही वह जगह है जहां आपके शब्द सांस लेते हैं। ठहराव ही वह पुल है जो आपके और आपके श्रोता के दिल के बीच जुड़ता है, और ठहराव ही वह चाबी है जो आपके संवाद को साधारण से असाधारण बना देती है। दोस्तों, जब हम बोलने की बात करते हैं तो एक डर हमेशा हमारे दिल में बैठा रहता है। अगर मैंने गलती कर दी तो, अगर मुझसे शब्द गलत निकल गया, अगर मैंने गलत उच्चारण किया, अगर मेरी बात अधूरी रह गई, अगर लोग हंस पड़े तो यही डर हमें बोलने से रोकता है। लेकिन सच मानिए, गलतियां ही सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं। मैट अब्राहम्स कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि अच्छा वक्ता वही है जो कभी गलती नहीं करता, लेकिन असलियत ये है कि अच्छा वक्ता वही है जो गलती को स्वीकार करता है, उससे सीखता है और उसे अपनी ताकत बना लेता है। उनकी क्लास में एक छात्रा थी जो पहली बार पब्लिक स्पीकिंग कर रही थी। जैसे ही वह मंच पर गई, उसने जोश में बोलना शुरू किया। पहले 2 मिनट सब अच्छा चला, लेकिन फिर अचानक उसने एक कठिन अंग्रेजी शब्द का गलत उच्चारण कर दिया। पूरी क्लास हंस पड़ी। छात्रा घबरा गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह रुक गई। मैट मंच पर गए और बोले, क्या तुम जानती हो अभी क्या हुआ? तुमने एक गलती की, लेकिन उस गलती ने सभी को तुम्हारी ओर ध्यान देने पर मजबूर कर दिया। अब तुम्हारे पास मौका है, या तो तुम इस गलती से हार मान लो या इसे हंसी में बदलकर सबका दिल जीत लो। छात्रा ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोली, ठीक है, शायद यह शब्द मेरी जुबान से दोस्ती नहीं करना चाहता। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा और उसके बाद उसने बाकी भाषण शानदार तरीके से दिया। यह है गलती की ताकत। गलती हमें इंसान बनाती है। गलती हमारे और श्रोता के बीच एक पुल बना देती है, क्योंकि श्रोता समझते हैं कि यह व्यक्ति भी मेरी तरह इंसान है, यह भी चूक सकता है, और जब वे यह महसूस करते हैं तो वे आपको और ज्यादा पसंद करने लगते हैं। सोचिए, हम सब ने कभी न कभी अपने बचपन में स्कूल में कविता सुनाते वक्त शब्द भूल दिए होंगे। उस वक्त हमें लगा होगा कि यह सबसे बड़ी शर्मिंदगी है, लेकिन आज जब आप उस पल को याद करते हैं तो वह मजाकिया लगता है। क्यों? क्योंकि समय के साथ आपको समझ आया कि वह गलती उतनी बड़ी नहीं थी जितनी आपने सोची थी। यही बात जीवन और संवाद दोनों में सच है। मैट एक बार खुद से जुड़ा किस्सा सुनाते हैं। एक बार वे एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में भाषण दे रहे थे। हजारों लोग उनके सामने बैठे थे। उन्होंने एक जगह उदाहरण देने के लिए एक वैज्ञानिक का नाम लिया, लेकिन घबराहट में उन्होंने नाम गलत बोल दिया। मंच के पीछे से एक व्यक्ति चिल्लाया, वह नाम गलत है। पूरा हॉल हंस पड़ा। उस पल मैट भी रुक गए, लेकिन उन्होंने तुरंत मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, आपने मुझे सुधार दिया। यही तो असली संवाद है, एक दूसरे को बेहतर बनाने का। अब आइए सही नाम के साथ आगे बढ़ते हैं। उस जवाब ने तालियां बटोरी और उनका भाषण और भी ज्यादा असरदार हो गया। अब सोचिए, अगर उस पल वे गलती को छुपाने की कोशिश करते तो शायद उनका आत्मविश्वास गिर जाता और श्रोता भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्योंकि उन्होंने गलती को स्वीकार किया और उसे अपनी कहानी का हिस्सा बना दिया, तो वही गलती उनकी ताकत बन गई। यहाँ एक गहरा राज छिपा है। गलती तब तक आपको नुकसान पहुंचाती है जब तक आप उससे भागते हैं। जैसे ही आप उसे अपनाते हैं, वह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इस बात को एक छोटे उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। वह गिरता है, चोट खाता है, लेकिन हर गिरावट उसे सिखाती है कि बैलेंस कैसे रखना है। अगर वह गिरने से डरकर साइकिल पर बैठना ही छोड़ दे तो क्या वह कभी चलाना सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह संवाद की कला भी है। हर बार जब आप गलती करते हैं तो वह आपको सिखाती है कि अगली बार कैसे और बेहतर होना है। गलती का एक और अद्भुत
पहलू ये है कि ये आपको अधिक विनम्र बनाती है। जब आप मंच पर गलती करते हैं और उसे स्वीकारते हैं तो आप ये दिखाते हैं कि आप परिपूर्ण नहीं हैं, और ये विनम्रता श्रोता के दिल को छू जाती है, क्योंकि लोग परिपूर्णता से नहीं, इंसानियत से जुड़ते हैं। अब जरा सोचिए, जब अगली बार आप बोल रहे हों और आपसे कोई शब्द छूट जाए, या आप कोई आंकड़ा भूल जाए, या आपसे उच्चारण बिगड़ जाए, तो आपको क्या करना है? उस पल शर्मिंदा मत होइए, मुस्कुराइए, उसे सहजता से स्वीकार कीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि श्रोता आपको परखने नहीं बैठे, वे आपसे सीखने आए हैं। अगर आप सहज रहेंगे तो वे भी सहज रहेंगे। तो दोस्तों, याद रखिए, गलती कोई दुश्मन नहीं है, गलती आपका सबसे अच्छा शिक्षक है। गलती वह आईना है जिसमें आप अपनी कमजोरियां देख सकते हैं और उन्हें ताकत में बदल सकते हैं। और जब आप बोलने की कला में गलतियों से डरना छोड़ देंगे तो आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया है। अब आप मंच पर नहीं, बल्कि मंच आपके भीतर होगा, और यही वह मुकाम है जहां एक साधारण वक्ता असाधारण बन जाता है। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि बोलने की कला जन्मजात होती है, जैसे कोई पैदा ही बेहतरीन वक्ता बनकर आता है। लेकिन मैट अब्राहम्स कहते हैं कि यह एक भ्रम है। सच तो यह है कि बोलने की कला भी किसी खेल की तरह है। जैसे क्रिकेट खेलने के लिए आपको रोज नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वैसे ही सहज और प्रभावशाली बोलने के लिए भी अभ्यास करना पड़ता है। फर्क बस इतना है कि यहाँ आपका मैदान शब्द है, आपकी गेंदबाजी विचार है, और आपकी बल्लेबाजी संवाद है। एक बार मैट से किसी ने पूछा, सर, आप इतने आत्मविश्वास से कैसे बोल लेते हैं? उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैंने 1000 बार घबरा कर बोला है। ये जवाब गहरा है। इसका मतलब यह है कि हर आत्मविश्वास के पीछे सैकड़ों असफल प्रयास छुपे होते हैं। हर सहज संवाद के पीछे कई बार की घबराहट और लड़खड़ाहट होती है। अब सवाल यह है कि अभ्यास कैसे करें? अभ्यास का मतलब यह नहीं कि आप दिन रात आईने के सामने खड़े होकर रटे रटाए वाक्य बोलें। अभ्यास का मतलब है अपनी स्थिति को बार बार जीना, छोटे छोटे मौकों पर बोलने का साहस करना। मैट अपने छात्रों को कहते हैं कि हर दिन खुद को किसी न किसी रूप में चुनौती दो। अगर क्लास में शिक्षक सवाल पूछे तो हाथ उठाओ। अगर ऑफिस में मीटिंग हो तो छोटा सा ही सही, लेकिन अपनी राय जरूर दो। अगर किसी समारोह में टोस्ट उठाने का मौका मिले तो मना मत करो। यही छोटे छोटे मौके आपके सबसे बड़े अभ्यास बन जाते हैं। इस बात को एक कहानी से समझिए। एक लड़की थी जो हमेशा बोलने से डरती थी। स्कूल में, कॉलेज में, यहाँ तक कि दोस्तों की पार्टी में भी वह चुप रहती थी। लेकिन जब नौकरी लगी तो उसे हर हफ्ते मीटिंग में अपनी टीम की रिपोर्ट देनी पड़ी। शुरुआत में वह कांपती थी, उसकी आवाज टूट जाती थी, लेकिन उसने तय कर लिया कि वह हर हफ्ते एक कदम बेहतर करेगी। पहले हफ्ते उसने सिर्फ 2 लाइन बोली, दूसरे हफ्ते थोड़ा ज्यादा, तीसरे हफ्ते और लंबा बोला। धीरे धीरे वह सहज हो गई। 3 महीने बाद वही लड़की जो एक शब्द बोलने से डरती थी, अब आत्मविश्वास से पूरे 15 मिनट की प्रेजेंटेशन देने लगी। यह है अभ्यास का कमाल। अभ्यास सिर्फ आत्मविश्वास ही नहीं लाता, यह आपकी सोच को भी तेज करता है, क्योंकि जब आप बार बार बोलते हैं तो आपका दिमाग विचारों को जल्दी से व्यवस्थित करना सीखता है। पहले जहां आपको एक जवाब सोचने में 5 मिनट लगते थे, अब वही जवाब 5 सेकंड में आने लगता है। यही है थिंक फास्ट की असली कला। मैट एक दिलचस्प अभ्यास कराते हैं। वे छात्रों को कहते हैं कि अब तुम सब एक एक करके सामने आओ और बिना सोचे किसी भी विषय पर 2 मिनट बोलो। शुरुआत में सब घबराते हैं, अटकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे सहज हो जाते हैं, क्योंकि यह अभ्यास दिमाग को प्रशिक्षित करता है कि बिना तैयारी के भी शब्द निकाले जा सकते हैं। अब यहाँ एक राज और समझना जरूरी है। अभ्यास सिर्फ बार बार बोलने का नाम नहीं है। अभ्यास का मतलब है अपने अनुभव से सीखना। अगर आपने एक भाषण दिया और उसमें गलती हुई तो अगली बार उस गलती को सुधारना ही असली अभ्यास है, वरना तो आप वही गलती दोहराते रहेंगे। एक और बात, अभ्यास को बोरियत मत समझिए, इसे खेल की तरह लीजिए। जैसे गायक रियाज करता है, जैसे खिलाड़ी वार्म अप करता है, वैसे ही वक्ता को अपनी जुबान और दिमाग का अभ्यास करना चाहिए। आप चाहें तो रोज किताब पढ़कर उसे जोर से बोल सकते हैं, चाहें तो आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों से संवाद कर सकते हैं, या चाहें तो अपने फोन में रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय आपके संवाद को जादुई बना देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभ्यास आपको स्थायी आत्मविश्वास देता है, क्योंकि जब आप बार बार एक स्थिति से गुजरते हैं तो वह स्थिति अब अनजान नहीं लगती, वह आपके लिए जानी पहचानी हो जाती है। और अनजाने से ही तो डर लगता है, जब अनजाना परिचित बन जाए तो डर अपने आप मिट जाता है। तो दोस्तों, याद रखिए, अभ्यास से बड़ी कोई ताकत नहीं। अभ्यास वह हथियार है जो घबराहट को काट देता है। अभ्यास वह पुल है जो डर से आत्मविश्वास तक ले जाता है, और अभ्यास वह चाबी है जिससे संवाद का दरवाजा खुलता है। अगर आप सच में थिंक फास्ट और टॉक स्मार्ट बनना चाहते हैं तो रोज रोज छोटे छोटे मौके खोजिए, बोलिए, सीखिए और आगे बढ़ते जाइए। यही आपको एक साधारण श्रोता से असाधारण वक्ता बना देगा। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि बचपन से लेकर आज तक जो बातें हमारे दिमाग में सबसे गहराई से छपी रहती हैं, वो हमेशा किसी कहानी से जुड़ी होती हैं। चाहे दादी की सुनाई गई कहानियां हों, चाहे स्कूल में शिक्षक द्वारा समझाई गई कोई दास्तान, या फिर टीवी पर देखी कोई फिल्म, कहानी हमारे दिमाग पर सीधा असर
डालती है। मैट अब्राहम्स कहते हैं कि अगर आप श्रोताओं का दिल जीतना चाहते हैं तो तथ्यों और आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कहानियां सुनाना, क्योंकि आंकड़े दिमाग को छूते हैं लेकिन कहानियां दिल को छू लेती हैं। एक बार मैट अपनी क्लास में छात्रों से बोले, मैं आपको 2 अलग अलग तरीकों से एक ही बात बताता हूँ, आप खुद फैसला करना कि किसे ज्यादा याद रखते हो। पहले उन्होंने कहा, हर साल हजारों लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। एक सर्वे के मुताबिक यह डर मौत के डर से भी बड़ा है। फिर वे रुके और बोले, अब जरा सोचो, एक लड़का है, उसे स्कूल की सभा में मंच पर चढ़ना है। जैसे ही उसका नाम पुकारा जाता है उसके हाथ कांपने लगते हैं, गला सूख जाता है, दिल जोर जोर से धड़कता है। वह मंच पर जाता है और बोलते बोलते बीच में रुक जाता है। सब हंसते हैं। अब बताओ तुम्हें कौन सा ज्यादा याद रहेगा, आंकड़ा या कहानी? पूरी क्लास ने कहा, कहानी। यही है कहानी का जादू। जब आप कहानी सुनाते हैं तो श्रोता अपने अनुभवों से उसे जोड़ने लगते हैं। अगर आप कहते हैं कि साहस जरूरी है तो शायद लोग सिर हिलाएंगे, लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाएं जो असफल होने के बावजूद बार बार कोशिश करता रहा और अंत में जीत गया, तो लोग भावुक हो जाएंगे। कहानियों का असर इतना गहरा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग कहानियों को दृश्य में बदल देता है। जब आप कहते हैं कि एक बच्चा कांपते हुए मंच पर चढ़ा, तो सुनने वाला उसी पल अपने दिमाग में उस बच्चे की तस्वीर बनाने लगता है। यही दृश्यात्मक सोच उसकी स्मृति में छप जाती है। अब आप ही सोचिए, जब आप अगली बार किसी मीटिंग में बोल रहे हो और आप सिर्फ स्लाइड पर लिखे पॉइंट पढ़ दें तो लोग 5 मिनट में भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप उसी पॉइंट को एक कहानी से जोड़कर बताएं तो महीनों बाद भी वे उसे याद रखेंगे। मैट खुद एक अनुभव साझा करते हैं। एक बार वे एक बड़े कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में गए। उन्होंने शुरुआत में सीधे सीधे टिप्स नहीं दिए, बल्कि उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों की कहानी सुनाई, जब वे पहली बार बड़े मंच पर घबराकर बोल रहे थे। उन्होंने अपने डर, पसीने और हकलाहट को इतने भावुक अंदाज में सुनाया कि पूरा हॉल उनसे जुड़ गया। और जब उन्होंने बाद में प्रैक्टिकल टिप्स दिए तो हर कोई उन्हें ज्यादा ध्यान से सुन रहा था। क्यों? क्योंकि अब वे सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, वे इंसान बन चुके थे जिनसे लोग जुड़ चुके थे। एक और उदाहरण सोचो। मान लो आप कहना चाहते हो कि समय का सही उपयोग बहुत जरूरी है। अगर आप यह वाक्य सीधे कह दोगे तो शायद कोई असर न पड़े, लेकिन अगर आप यह कहानी सुनाओ, एक नौजवान था जो हमेशा कहता था कि उसके पास समय नहीं है, हर दिन वही बहाना। फिर अचानक एक हादसा हुआ और उसने अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि असली समय वही है जिसे हम जी रहे हैं। और उस दिन के बाद उसने बहाना छोड़कर हर पल को जीना शुरू कर दिया। तो सुनने वालों की आंखें नम हो जाएंगी और वे आपकी बात कभी नहीं भूलेंगे। कहानी सिर्फ याद रखने लायक नहीं होती, यह श्रोताओं के भीतर भावना जगाती है। और संवाद में भावना ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इंसान तर्क से ज्यादा भावना से निर्णय लेते हैं। अगर आपकी बात उनके दिल को छू गई तो वे उसे मान लेंगे। अब आप पूछेंगे, क्या हर किसी को कहानी सुनानी आ सकती है? जवाब है हाँ। हर इंसान के पास अपनी कहानियां हैं, आपको बस उन्हें ढूंढना है। आपकी बचपन की यादें, आपके कॉलेज के किस्से, आपकी पहली नौकरी का अनुभव, आपकी असफलताएं, आपकी जीत, सब कहानियां हैं। फर्क बस इतना है कि आपको उन्हें इस तरह कहना है कि लोग खुद को उसमें देख सकें। और याद रखिए, कहानी लंबी होना जरूरी नहीं है, छोटी सी कहानी भी असरदार हो सकती है। जैसे एक बार मैं बस में सफर कर रहा था, एक बुजुर्ग महिला चढ़ी, कोई सीट नहीं छोड़ रहा था। तभी एक छोटे बच्चे ने खड़े होकर सीट दे दी। उस दिन मुझे समझ आया कि इंसानियत उम्र नहीं, दिल से होती है। इतनी सी कहानी भी श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, अगर आप सच में थिंक फास्ट और टॉक स्मार्ट बनना चाहते हैं तो अपनी कहानियों को पहचानिए और उन्हें साझा कीजिए, क्योंकि लोग तथ्यों को भूल जाते हैं लेकिन कहानियों को हमेशा याद रखते हैं। और जब आपकी बातें याद रह जाएंगी तभी आप एक प्रभावशाली वक्ता कहलाएंगे। दोस्तों, हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। आपने और मैंने मिलकर थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट की उस दुनिया की सैर की जहां शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि सोच, आत्मविश्वास और रिश्तों के पुल थे। हमने सीखा कि घबराहट कोई दुश्मन नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जिसे सही दिशा देकर हम अपने प्रदर्शन को और भी शानदार बना सकते हैं। हमने देखा कि कैसे सही फ्रेमवर्क हमारे विचारों को साफ और व्यवस्थित बना देता है। हमने महसूस किया कि अभ्यास ही वह हथियार है जिससे डर को काटा जा सकता है और आत्मविश्वास को मजबूत किया जा सकता है। हमने जाना कि कहानियां सिर्फ सुनाने का तरीका नहीं, बल्कि दिल तक पहुंचने का रास्ता है। मैट अब्राहम्स बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि संवाद सिर्फ बोलने का नाम नहीं है। संवाद का असली मतलब है जुड़ना। जब आप किसी से बोलते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं बांट रहे होते, आप अपनी सोच, अपना अनुभव और अपनी आत्मा का एक हिस्सा बांट रहे होते हैं। और जब सामने वाला उससे जुड़ जाता है तो वही पल असली जादू बनाता है। अब आप सोचिए, अगर आप जीवन के हर पल में इस कला को उतार लें तो क्या होगा? ऑफिस में जब आप मीटिंग करेंगे तो लोग आपके हर शब्द को ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों के बीच जब आप कोई विचार रखेंगे तो सब आपकी तरफ खींचेंगे। परिवार में जब आप अपने विचार साझा करेंगे तो सब आपको समझेंगे और अपनाएंगे। यही वह बदलाव है जो संवाद की कला लाता है। एक छोटी सी कहानी से इस बात को समझते हैं। एक किसान था जिसके पास एक साधारण सा बीज था। वह रोज उस बीज को पानी देता, धूप दिखाता और देखभाल
करता। शुरुआत में उसे कुछ नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे उस बीज से एक पौधा निकलता है, फिर पेड़ बनता है और एक दिन वह पेड़ पूरे गांव को छांव देता है। संवाद भी ऐसा ही बीज है। शुरुआत में छोटा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, गलतियों से सीखते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, यह बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है जो आपके रिश्तों, करियर और जीवन को नई छांव और ताकत देता है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी जिंदगी का बीज बोने के लिए तैयार हैं? क्या आप रोज छोटे छोटे मौकों पर बोलने का साहस करेंगे? क्या आप अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें ताकत बनाएंगे? और सबसे जरूरी, क्या आप अपने भीतर छुपी कहानियों को दुनिया के साथ साझा करेंगे? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आप भी धीरे धीरे वह वक्ता बन जाएंगे जिसे लोग सिर्फ सुनते ही नहीं, महसूस भी करते हैं। मैट की किताब हमें यही सिखाती है कि सोचने और बोलने की कला किसी किताब तक सीमित नहीं है। ये जीवन की हर बातचीत में काम आती है, चाहे आप नौकरी के इंटरव्यू में हो, दोस्तों की महफिल में हो, किसी मंच पर भाषण दे रहे हों या सिर्फ अपने परिवार से दिल की बात कह रहे हों, हर जगह यह कला आपका सहारा बनेगी। और अब जब आप इस सफर को पूरा कर चुके हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ सुनकर ही न रुकें, इसे अपने जीवन में उतारें। कल से नहीं, आज से शुरू करें। किसी एक व्यक्ति से जाकर अपनी बात कहें, किसी एक जगह अपनी राय रखें और धीरे धीरे देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। तो चलिए इस सफर को एक खूबसूरत सोच के साथ खत्म करते हैं। शब्द सिर्फ संवाद नहीं, बल्कि हमारे सपनों की दिशा होते हैं। सही शब्द हमें लोगों से जोड़ते हैं और सही जुड़ाव हमें उस मुकाम तक ले जाता है जिसका हमने हमेशा सपना देखा है। आप सुन रहे थे इंस्पायर्ड बुक, जहां हम किताबों से निकले अनमोल विचारों को आपके जीवन से जोड़ते हैं। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम एक और किताब की गहराई में उतरेंगे और आपको ऐसे ही नए विचार और नई कहानियां सुनाएंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, सुनते रहिए और अपने शब्दों से दुनिया को रोशन करते रहिए।